क्लास के ऊपर कास्ट, कास्ट के ऊपर जेंडर और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी असमानता है। आपकी किताब पढ़ते हुए ये लगता है कि सरकार जितने भी दावे करती है वो सब तो इस किताब के आगे फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा है क्या? स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पहले ही नेपाल और बांग्लादेश में 90% घर में शौचालय था और मैं वहाँ ही इस्तेमाल कर रही थी उनके घरों में। किशनगंज में एक हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में आप जाती हैं और उसके इंटीरियर में जाती हैं तो आपको हॉस्पिटल कंपैरेटिवली बेटर मिलते हैं वहाँ से। इसकी वजह क्या देखती हैं? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स या कुछ और है? एक्चुअली मैं नियत पे शक कर रही हूँ सारी सरकारों पर कि क्या हम सही में जो दावे कर रहे हैं क्या वो सही में हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश और नेपाल गरीब होने के बावजूद वो आगे जा रहे हैं। तो ये अगर हमारे पॉलिसीज जो है थोड़ी एनलाइटेंड है, थोड़ी इंटेलिजेंट है, तो हम सुधार ले आ सकते हैं कम पैसों में, लेकिन इसके लिए मंशा सही होनी चाहिए। कई बार हमारी सरकारें अपने विकास के कामों को दस्तावेजों में इश्तिहार की तरह पेश करती रहती हैं। कई बार सरकार दावा करती है या कहिए कि बार बार सरकार ये दावा करती है कि हमारा विकास उस अवस्था में पहुंच गया है जहां दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं छोटी पड़ जाती हैं। हमारा देश भी उससे कोई अलग नहीं है। हमारी भी सरकार बार बार ये दावा करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारी जीडीपी, हमारे रहने सहने का स्तर उस दिशा की ओर आगे बढ़ गया है जब हम दुनिया के तमाम दूसरे विकसित देशों को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन फिर बीच में एक किताब आ जाती है और वो किताब ये कहती है कि आप दुनिया की तमाम बढ़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, आप अपने पड़ोसी मुल्कों को ही देख लीजिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या नेपाल हो, कई मामलों में हम उनसे पीछे हैं। ये दावे बार बार मीडिया में भी किए जाते हैं, लेकिन मीडिया में उन दावों को सरकार अपने तई खारिज कर देती है। लेकिन जब ये किताब मेरे हाथ लगी जिसका नाम है अनइक्वल, तो उन दावों को सरकार की ओर से खारिज किए गए दावों पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये किताब महज एक आंकड़ों वाली किताब नहीं है, बल्कि उन देशों का दौरा है, भारत का दौरा है, भारत के उन तमाम राज्यों का दौरा है जहां जा करके वो आंकड़े जुटाए गए हैं, तमाम कहानियां जुटाई गई हैं और कहानियों को एक किताब की शक्ल दिया गया है। और इसे शक्ल देने वाली हैं स्वाति नारायण, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो शुक्रिया ये किताब लिखने के लिए और शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए। अनइक्वल आपने नाम लिखा है, इस किताब का रखा है वाई इंडिया लैग्स बिहाइंड इट्स नेबर्स। क्यों पीछे हैं हम? वाकई पीछे हैं क्या? आपकी किताब पढ़ते हुए ये लगता है कि सरकार जितने भी दावे करती है, खासतौर से अपने इश्तिहारों में, विज्ञापनों में, चुनावी साल के विज्ञापनों में, वो सब तो इस किताब के आगे फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा है क्या? एक चीज़ है कि मेरे पास तो टीवी नहीं है, तो मैं ज़मीनी हकीकत को मैंने देखकर ये किताब लिखा है। और अगर आप कहे कि क्यों, एक शब्द में किताब का नाम अनइक्वल, क्योंकि असमानता इंडिया में इतना ज़्यादा है कि उसके कारण हम दूसरे देशों से पीछे रह रहे हैं। और ये जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो इंडिया में इतना यूनिक फिनोमिनन है और उसके ऊपर एक इनइक्वालिटी के ऊपर दूसरा, क्लास के ऊपर कास्ट, कास्ट के ऊपर जेंडर और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी असमानता है उसके कारण। तो जैसे ये तो एक स्वाभाविक तथ्य है कि इंडिया में इतनी अनइक्वलिटी है, हमें क्यों तुलना करनी पड़ी पाकिस्तान से, हमें क्यों तुलना करनी पड़ती है बांग्लादेश से, हमें क्यों तुलना करनी पड़ती है नेपाल से या श्रीलंका से? उस दौर में जब हमारी सरकारें तुलना करती हैं अमेरिका से, हमारी सरकारें तुलना करती हैं फ्रांस से, जर्मनी से, कहती है सरकार कि हम 5वीं देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस दौर में जब कोई ये कहता है, खासतौर से अगर विपक्षी भी लोग कहते हैं कई बार कि आप नेपाल को देख लीजिए, वहाँ पे हंगर इंडेक्स हमसे कम है, या आप बांग्लादेश को देख लीजिए, वहाँ पे खुशियाँ ज़्यादा हैं हमसे, लाइवलीहुड वहाँ पे ज़्यादा है, तो हम क्यों तुलना करते हैं इन देशों से? एक तो दूसरे देशों के साथ तुलना करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि व्हाट इज़ द रियलिटी, आर वी रियली अहेड और आर वी बिहाइंड अदर कंट्रीज़। आप अमेरिका के हिसाब से भी तुलना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार मैंने इन पड़ोसी देशों के साथ किया क्योंकि वो हमारे साथ, हमारा कल्चर भी सेम है, हिस्ट्री भी सेम है, ज्योग्राफी भी सेम है, तो ये बहुत, और हमारा हिस्ट्री इतना जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए 1947 से पहले तो लगभग जुड़े हुए थे सबके साथ। एग्जैक्टली।
तो क्यों ना हम कंपेयर करें, इन नेचुरल एक्सपेरिमेंट हो जाता है 1947 के बाद कौन सा देश कहाँ है अभी। नाउ पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये तीनों देश हमारे देश से गरीब है। और पाकिस्तान बुरा कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल हमारे गरीब होने के बावजूद वो आगे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इन दोनों के साथ तुलना करने में फोकस किया है, क्योंकि वो गरीब है लेकिन वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की आई है हमारे देश से। ये बड़े बड़े आंकड़े भी हमें यही दिखा रहा है। तो क्यों? यही मैं जानना भी चाहता हूँ, क्योंकि आपने जब ये किताब लिखी है, आपने नेपाल की यात्रा की है, आपने बांग्लादेश की यात्रा की है, आपने श्रीलंका की यात्रा की है, और आपने इंडिया में नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की यात्रा की है। आपने बिहार का बहुत अच्छा जिक्र किया है, किशनगंज की उस कहानी का जिक्र किया है, और फिर आप तमिलनाडु भी जाती हैं, केरला भी जाती हैं, वहाँ भी आप देखती हैं। पहले किताब के दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पढ़ेंगे तो उन्हें तो समझ में आएंगी चीज़ें। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप इंडिया में ही खास तौर से नॉर्थ और साउथ के बीच का जो अनइक्वलिटी देख पा रही हैं कि नॉर्थ की तुलना में साउथ ज़्यादा डेवलप है, उसकी वजह क्या पाती हैं आप चूँकि रूरल में भी गई हैं, इंटीरियर तक गई हैं, क्या पाती हैं कि किशनगंज में एक हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में आप जाती हैं और उसके इंटीरियर में जाती हैं तो आपको हॉस्पिटल कंपेरेटिवली बेटर मिलते हैं वहाँ से। इसकी वजह क्या देखती हैं आप? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स या कुछ और है? अच्छा, इतिहास और मतलब बहुत सारे समय लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल स्कीम जो है वही स्कीम बिहार में भी है, केरला में भी है। क्यों वही स्कीम के सेम पैसे के साथ साउथ इंडिया की सरकारें ज़्यादा तरक्की कर पा रही है? और जब मैंने इतिहास कहा, क्योंकि इन केरला और तमिलनाडु में लंबा इतिहास है एंटी कास्ट स्ट्रगल्स के, क्लास स्ट्रगल्स के और महिलाओं के भी स्ट्रगल्स के। तमिलनाडु तो पूरा पेरियार के स्ट्रगल से भरा पड़ा है। एग्जैक्टली तो ये द्रविडियन मूवमेंट अभी के पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप देखें तमिलनाडु में, डीएमके या एआईडीएमके, दोनों की पैदाइश हुई है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में, पेरियार के। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सोशल मूवमेंट से ये उभर आया है। सिमिलरली अगर हम देखें केरला में, अभी तो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एंटी कास्ट मूवमेंट्स भी हुए हैं और वुमेन्स मूवमेंट्स भी। और इसके कारण ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड, बहुत बदलाव आया है। तो जैसे कि लोग अपने हक के लिए मांग करते हैं, तो वही स्कीम के बारे में, एक तो लिटरेसी रेट्स हाई है तो जानकारी भी है लोगों के पास, और वो हक के लिए मांग करते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो लाभार्थी है, वेट करते हैं सरकार कुछ करे उनके लिए। और इसीलिए हर इलेक्शन में, चाहे जो डीएमके हो या एआईडीएमके, वो अपने से compete करते हैं कि हम और कुछ बेहतर दे अपने वोटर्स के लिए। अब वही सवाल आता है ना फिर तो, देखिए चूंकि पूरी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, तो डीएमके या एआईडीएमके या साउथ की जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो इलेक्शन में कुछ ऑफर करती हैं, और यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज हैं, खासतौर से बीजेपी जो है, वो जो ऑफर करती हैं उसको ये रेवड़ी करार दे देते हैं। चूँकि आप ग्राउंड पे गई हुई हैं, मैं साउथ में नहीं गया हूँ, ईमानदारी की बात यह है कि मैं नहीं गया हूँ, अभी वहाँ का कोई इलेक्शन कवर नहीं किया है। बिहार में इलेक्शन कवर किए हैं मैंने, यूपी में इलेक्शन कवर किए हैं मैंने। क्या फ़र्क नज़र आता है दोनों के वोटर में? किशनगंज का वोटर हो और केरला का वोटर हो, उस वोटर में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? अच्छा, तो मैंने लोगों को वोटर के हिसाब से मैंने सवाल नहीं पूछे, ओके। और आई थिंक हमें देखना चाहिए इलेक्शन के बाहर भी, मतलब वो 5 साल जो होता है जो डेमोक्रेसी को डीपन कर सकता है। मेरा फोकस उस पर था, इलेक्शंस पर नहीं था। लेकिन इफ़ आई लुक एट द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दीज प्लेसेस, और मैंने एक्चुअली डॉक्यूमेंट किया है 50 साल से भी ज़्यादा, 100 साल के हिस्ट्री ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, तो ये दिखाई देता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ। पहले नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के पहले जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कब्ज़ा किया था जो जॉब्स थे, गवर्नमेंट जॉब्स के, मोर देन 50% ऑफ जॉब्स वो विद द ब्राह्मण्स। ये 1922 से पहले की बात है ये। एग्जैक्टली तो नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो आ गया 1921 में, और उसके बाद से अगर आप 1970s तक देखें पूरा उलट हो गया। So non-Brahmins became the majority in the government. तो ये होने के कारण उनका फोकस भी ज़्यादा रहता है कि अभी हम अपने लोगों के लिए कुछ करें, है ना। तो we should not only look at political parties and elections, but the composition of the political
parties and of the bureaucracy, because the bureaucracy is the iron steel in India, right? They are implementing all of these policies. So जैसे कि हमारे बिरादरी के लोगों के लिए हम ज़्यादा करेंगे, तो अगर और इसीलिए हमें नॉर्थ में ये देखना चाहिए कि चाहे हम जर्नलिस्ट की बात करें या लॉयर्स की बात करें या सरकार में जो लोग हैं या गवर्नमेंट लोग, अगर सारे के सारे अपर कास्ट के हैं तो स्कीम्स भी अपर कास्ट के लिए ही इम्प्लीमेंट होगी, और गांव दूर दूर के गांव में क्या होगा उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इट इज़ अ लार्जर थिंग बियॉन्ड जस्ट इलेक्शंस. एक चीज़ तो ये हो गई, ये इंडिया की बात हो गई. चूँकि ये जो किताब है ये एक तुलनात्मक अध्ययन है अपने पड़ोसी देशों का, नेपाल का, श्रीलंका का और बांग्लादेश का. आप वहाँ भी गई हैं, वहाँ के लोगों से भी मिली हैं. जब आप नॉर्थ बिहार में खासतौर से अगर किशनगंज के किसी आदमी से बात कर रही होती हैं इस किताब के बारे में आंकड़े जुटाने के लिए और सरकार की पॉलिसी वहाँ पे जाने के लिए या किस तरीके से वो लागू होती हैं वहाँ पे, और जब आप नेपाल के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में पहुँचती हैं और वहाँ पे किसी से बात कर रही होती हैं कि सरकार ने आपके लिए क्या किया है, तो उन दोनों जो क्लास है, जो दोनों का वहाँ का वोटर है मान लीजिए या नागरिक है, वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, ये ज़रा हमें बताइए. ज़रूर. तो एक्चुअली ट्रैवलिंग करना खुद में भी एक सीख है और मैंने खुद इससे सीखा. एक तो चीज़ है कि नेपाल में क्योंकि माओइस्ट के 10 साल का मूवमेंट चला, और चाहे मेन और वुमेन दोनों पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, and in fact sometimes husbands and wives belong to different political parties. Similarly बिहार में men are very politically aware, लेकिन वो अवेयरनेस ट्रांसलेट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट सर्विसेज में. जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, किशनगंज में आंगनवाड़ी में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा था, लेकिन वो कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे आंगनवाड़ी वर्कर को. एंड दिस इज़ बिकॉज जो मैं कहती हूँ सोशल डिस्टेंस जो है, जो कास्ट है आंगनवाड़ी वर्कर का और लोग किशनगंज में या मुजफ्फरपुर में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत डिस्टेंस गैप हो जाता है, जिनके पास सरकारी नौकरियाँ मिलता है और जिनके पास नहीं है. तो इसीलिए लाभार्थी बोलना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज देन इट्स बिकम अ पेट्रनेज पॉलिटिक्स. हमें उससे हट के हक का पॉलिटिक्स की तरह जाना चाहिए, और नेपाल में मैंने ये देखा, और ये हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने हक की लड़ाई, एक तो लोकतंत्र आने के लिए भी उन्होंने 10 साल की लड़ाई की. सिर्फ माओइस्ट मूवमेंट नहीं था, उसमें तो सब था, जन आंदोलन थे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थे, दलित मूवमेंट भी स्ट्रांग था. तो लोगों का हकदारी इन देयर ओन गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रांग. They demand things from the government and local government participation is also very strong. लेकिन बिहार में अगर your expectations are low, then you won't ask for anything. You won't even fight with the आंगनवाड़ी worker or the school worker. मतलब बिहार में मेरे आंकड़े दिखा रहे हैं, स्कूल है, 40% of teachers are not in the school. क्यों? और आपको पता है यही है हकीकत. मैं यूपी में बलिया से बिलोंग करता हूँ. अच्छा. 2018 में मैंने एक ट्वीट किया था, अपने ही ट्विटर पर ट्वीट किया था, सीएमओ को ट्वीट करके लिखा था कि मेरे गांव में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे गाय बंधी हुई है और भूसा रखा हुआ है. 2024 है, आज की तारीख में वो फोटो सेम है. ये हालत है. एग्जैक्टली. और इसीलिए जो टीवी न्यूज़ में दिखाया जाता है और जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. और क्यों वो फ़र्क है वो मुझे हिस्ट्री से पता चला कि लोग अगर लड़ेंगे अपने सरकार के और फिर वो सरकार में जाते हैं, मतलब खुद चुनाव में उनका सरकार बनता है, तो फिर बहुत फ़र्क होता है. लेकिन यहाँ तो फिर उल्टा हो जाता है कि यहाँ भी लोग लड़ते हैं, सरकार में जाते हैं, और सरकार में जाके क्या करते हैं वो तो दुनिया को पता हो गया है. ये चूँकि आपने नेपाल का जिक्र किया, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है. 1971 में वो लिबरेट होता है, बहुत कम समय हुआ उसको लिबरेट हुए. वहाँ पे बहुत सारे रेडिकलाइजेशन भी है, वहाँ पे एक मूवमेंट वहाँ भी रहा, वो भी रहा. वहाँ के डेवलपमेंट को इंडिया से कंपेयर करने पर आप कैसा पाती हैं, खासतौर से महिलाओं को लेकर के जो स्थिति है? हाँ, तो बहुत सारे लोग आश्चर्य होते हैं मेरे सर्वे के डेटा को देख के भी, और एक्चुअली बड़े आंकड़े भी जो सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है कि बांग्लादेश ने इतना तरक्की कैसे किया है. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्योंकि वहाँ के इतने सारे क्राइसिस हुए, उनका एक तो लिबरेशन वॉर में इतने लोग मर गए, फिर उसके बाद फैमिन हुआ था 1974 में. तो लोग अपने इसेंशियल सर्विसेज के लिए तो लड़ाई करते हैं, और महिला खासकर. तो क्या हुआ 1971 लिबरेशन वॉर के समय,
actually rapes, mass rapes of women was used as a weapon of war. उसके बाद महिला को अवेयरनेस आ गया कि हम मेल प्रोटेक्शन से नहीं रह सकते हैं, अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें खुद जाके नौकरियां करनी पड़ेगी। तो अभी सारे फैक्ट्रीज़ में आप देखें, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, फुल 90% इज़ women. So there has been a complete shift in what is called the patriarchal bargain. महिला वहाँ you could say because of survival needs have come outside the house, and their education levels are also very high. So और last 25 years में वहाँ महिला प्रेसिडेंट रही है, चाहे वो शेख हसीना रही हैं, शेख हसीना या खालिदा जिया, दोनों महिलाएं रही है 25 years. So this has made a difference to the national consciousness. और वही है ना कि आप कह रही हैं कि शेख हसीना या खालिदा जिया रही हैं, रहने को तो सबसे लंबे समय तक यहाँ इंदिरा गांधी भी रही हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पाता है फिर नॉर्थ में, साउथ में? इंदिरा गांधी नॉर्थ में भी रहीं, सांसद यहाँ से बन के गई रायबरेली से, साउथ में भी गई, मेढक से भी बन के गई वहाँ पे सांसद। क्यों ट्रांसलेट नहीं हो पाता है इंडिया में? खासतौर से जो आप कह रही हैं कि खालिदा जिया या शेख हसीना के रहने से जो महिलाएं आगे आईं, उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई, अपनी लड़ाई खुद लड़ी, सर्वाइवल का संकट था, उससे उन्होंने निजात पाई। क्यों नहीं होता इंडिया में ये? सबके लिए आसान आंसर तो है नहीं, लेकिन एक और चीज़ मैंने देखा कि वहाँ के इलेक्शंस में दे हैव वुमेन्स रिजर्वेशन, ओके, फॉर द लोकल इलेक्शंस, और उसमें महिलाएं बहुत आगे आती है उसके लिए भी। तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये क्या कहते हैं, मुखियापति, प्रधानपति, हाँ प्रधानपति, हाँ। तो हमने सब कुछ सबवर्ट कर दिया है कि अगर कोटा भी है तो पितृसत्ता इंडिया में इतना ज़्यादा है कि सब कुछ हमने सबवर्ट कर दिया है। लेकिन नेपाल में भी, जैसे कि उनके पास अभी नए कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट ओनली डू यू हैव रिजर्वेशन फॉर वुमेन बट ऑल्सो सब कोटाज, जो इस वुमेन्स रिजर्वेशन का अभी हमारा पार्लियामेंट में अभी पता नहीं कब होगा, 10 साल के बाद या अभी 2027 के बाद ही होगा, जब नई जनगणना होगी और सारी चीजें होंगी, उसके बाद ही होगा वो तो। एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ महिलाएं इलेक्शंस में, और आई थिंक माइक्रो क्रेडिट एंड द स्प्रेड ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन अ लार्ज वे हेल्प्ड इन बांग्लादेश, बिकॉज वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देन ट्रांसलेट्स टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑल्सो। सो आई थिंक बोथ गो हैंड इन हैंड। श्रीलंका में भी हमने यही देखा है। इनफैक्ट श्रीलंका एशिया में महिलाएं पहले वोट उनको मिला, और पहला वुमन प्रेसिडेंट इन ऑल ऑफ एशिया एंड द वर्ल्ड वाज इन श्रीलंका। तो अगर बिहार की महिलाएं और अगर बिहार और यूपी के महिलाएं को घर में बैठने के अलावा और कोई ज़िंदगी है नहीं, तो हम तरक्की का कैसा हम सोच सकते हैं? ये किताब बार बार पढ़ते हुए एक ही चीज़ का जिक्र आता है और एक ही चीज़ समझ में आती है कि यार हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। बिल्कुल। हम चाहे कोई भी सरकार हो, किसी सिर्फ एक सरकार को क्रिटिसाइज करने की कोई मंशा नहीं है इसमें कि सिर्फ मोदी गवर्नमेंट हो या मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हो या उससे पहले वाजपेयी की गवर्नमेंट हो। हमारी गवर्नमेंट दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन जैसे ही ये बात आती है, जैसे अगर मैं इस किताब का जिक्र करूं और इस किताब के आंकड़ों के आधार पर मैं 2-4 वीडियो अलग से कर दूं कि इस किताब में ऐसे दावे किए गए हैं, तो एक ट्रोल आर्मी है जो मेरे पीछे पड़ेगी और वो ये कहेगी कि नहीं, ये नहीं है, सरकार तो ये कह रही है। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि इसको लिखने की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि एक होता है ना, सरकार कह तो रही है ना भाई कि हम 5वीं देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हमने कह दिया आप मान लो। क्या ज़रूरत है तुम्हें नेपाल जाने की और वहाँ पे एक घर में घुस करके वहाँ से डेटा उठाने की, और एक किशनगंज जा करके वहाँ से डेटा उठाने की, और कहो कि नहीं नहीं यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। मैंने ये किताब नहीं लिखा सरकार को क्वेश्चन करने किसी सरकार, हाँ, तो तैयारी बहुत पहले से है हाँ, इसकी तो। मैंने ये एक्चुअली किया था मेरे PhD के लिए, और मैं पहले NGOs में काम करती थी, और एनीवेज मैंने साउथ एशिया में बहुत सारा मैं ट्रैवल कर रही थी। लेकिन ये आंकड़े दिखा रहे हैं इंटरनेशनल, और अभी नहीं, पिछले 20 साल से ये आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि ये हमारे पड़ोसी देश आगे निकल रहे हैं। तो मेरा इट वाज अ फंडामेंटल रिसर्च क्वेश्चन कि क्यों आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सरकार को चैलेंज करे या वो करे, लेकिन अभी ये आंकड़े आ गए हैं मेरे रिसर्च से, तो हमें ज़रूर चैलेंज करना चाहिए कि अगर दूसरे गरीब देश आगे जा पा रहे हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, दावे आई थिंक हमें एक साइड में छोड़ना चाहिए और ज़मीनी हकीकत को सुधारने में लगना चाहिए, वो बेहतर होगा। और मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल और उदाहरण से मैं बता सकती हूँ कि कैसे वो आगे निकल गए। जैसे होता है, कहते हैं कि नीयत पे शक नहीं है,
सरकार की नीयत पे शक नहीं है। बहुत सारे जो भी सरकार के अपने समर्थक हैं वो कहते हैं नीयत पे शक नहीं है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ये चारों जिन देशों का, अगर मैं ये कहूँगा तो ये होगा कि आप जिन 4 देशों की तुलना कर रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, सबकी अगर आबादी जोड़ भी ली जाए तो यूपी बिहार के बराबर हो जाएगी। आप कैसे तुलना कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए बांग्लादेश का तुलना हम कर रहे हैं बिहार से ना, सेम आबादी, उतना फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए मैंने बिहार को चूज़ किया, बिकॉज इट इज़ कंपैरेबल। और दूसरा चीज़, एक्चुअली मैं नियत पे शक कर रही हूँ सारी सरकारों पर कि क्या हम सही में जो दावे कर रहे हैं, क्या वो सही में हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एंड उसके लिए आई थिंक हमें द लेंस हैज़ टू शिफ्ट from people asking their governments as opposed to what governments are promising their people. तो जब ये शिफ्ट होगा देन लोगों को अपना हक मिलेगा, जैसे जो हुआ है अभी साउथ इंडिया में। क्योंकि लोग मांग रहे हैं इसीलिए हर सरकार कुछ ना कुछ नया नया दे रही है। तो आई थिंक दैट इज़ द की डिफरेंस। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बता सकते हैं कि जैसे केंद्र सरकार क्या करती है, हम सोलर योजना ला रहे हैं, मान लीजिए अभी हालिया सबसे बड़ी योजना है सूर्योदय योजना ला रहे हैं, इतनी बड़ी योजना है जिसकी डिमांड किसी ने की नहीं। या हम लाडली लक्ष्मी योजना ला रहे हैं जिसकी डिमांड किसी ने नहीं की थी। या हम किसान सम्मान निधि योजना ला रहे हैं जिसकी घोषणा जिसकी डिमांड किसी ने की नहीं थी। ये सारी योजनाएं लागू हो गई, लेकिन यहीं पे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठते हैं और वो कहते हैं कि हमें एमएसपी ला दो, तो वो नहीं आ रही है। एग्जैक्टली। अगर हम लोगों की सुने तो लोग जानते हैं उनकी हालात क्या है और उनको सुधार करने के लिए क्या चाहिए। अगर हम उनसे सुने तो बहुत बढ़िया सरकार बनेगा। सिंपल। क्या साउथ में ऐसा होता है कि रैंडम सैंपल लिए जाते हैं, सर्वे कराए जाते हैं क्या कि लोगों को क्या चाहिए? नहीं, एक्चुअली उस हिसाब से नहीं आई थिंक, क्योंकि लोग धरना में आ जाते हैं अगर उनको नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट, फॉर एग्जांपल नरेगा जो कानून है सेम है साउथ और नॉर्थ में, लेकिन साउथ में अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है या पगार या वेतन नहीं मिलता तो फिर धरना हो जाता है। और बहुत सारी किताबों ने इसके बारे में लिखा है, जैसे कि तमिलनाडु में कैसे अलग अलग तरकीब से वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में घुस जाएंगे और बताएंगे हमें पैसा चाहिए और हमने काम किया है उसके लिए। तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ चेंज इन दिस एटीट्यूड विच विल हैपन एज देयर इज़ ग्रेटर लिटरेसी एंड अवेयरनेस। एंड अगर केरला में हो सकता है, जो केरला विवेकानंद ने कहा कि दिस इज़ अ मैड हाउस ऑफ कास्ट 100 साल पहले, हाँ, अभी केरला में इतना बदलाव आया है कि कास्ट हो या रिलीजन हो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ मलयाली आइडेंटिटी। सिमिलरली एक बिहारी आइडेंटिटी विथ अ लेवल ऑफ प्राइड कैन चेंज थिंग्स फ्रॉम कास्ट टू प्रोग्रेस, राइट। लेकिन इसके लिए टाइम लगता है और इसके लिए एंटी कास्ट मूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, महिलाओं की मूवमेंट्स, फार्मर्स मूवमेंट्स एक्सेट्रा, टू डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड मेक गवर्नमेंट्स। इसका फ़र्क ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि जो नॉर्थ में खासतौर से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हैं वो सारी की सारी पार्टी, चाहे आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, बसपा को देख लीजिए, बिहार में जेडीयू को देख लीजिए, या फिर तेजस्वी यादव के आरजेडी को देख लीजिए, ये सारी की सारी पार्टीज जो हैं कास्ट बेस्ड पार्टीज़ हैं जो कहती हैं कि हमारे पास ये कास्ट है। खुले तौर पे कोई दवा नहीं करता, लेकिन ये कहा जाता है ना कि समाजवादी पार्टी का वोटर कौन, तो एमवाई, मुस्लिम और यादव। बसपा का वोटर कौन, तो दलित। बिहार में आरजेडी का वोटर कौन, तो एमवाई। यहाँ पे इसी तरीके के दावे किए जाते हैं और उन्हीं वोटों को अपने पास बटोरने के लिए सारी कवायद की जाती है, जितने भी वो दावे करें। साउथ में जब हम जाते हैं एआईएडीएमके को देखते हैं, डीएमके को देखते हैं, बीजू जनता दल को देखते हैं, खासतौर से उड़ीसा में, इन्होंने कभी ये दावा नहीं किया है कि ये वाली कास्ट हमारे साथ है और ये वाली कास्ट हमारे साथ नहीं है। अच्छा, ये मेरे रिसर्च के आगे जा रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी इसके बारे में। सिर्फ कहूँगी एक्चुअली द्रविडियन मूवमेंट भी कास्ट के हिसाब से ही है, राइट। तो इट इज़ नॉट फुली अ नॉर्थ साउथ डिवाइड। आई थिंक जो डिफरेंस हुआ है साउथ में is that the caste voters have demanded education and better benefits, right? So there have been social movements to support political movements. और एक दूसरा स्टडी है, मेरा किताब नहीं, दूसरी स्टडी रिसेंटली पब्लिश हुआ था। तो this is very important. You actually demand social benefits, not only political reservation and political benefits, and don't just create caste-based vote banks, but caste-based social movements. ये बड़ा डिफरेंस है और यही मैं किताब में मैं बताना चाहती हूँ कि कास्ट बेस्ड सोशल मूवमेंट्स, एंटी कास्ट सोशल मूवमेंट्स रादर, इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट।
क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा असमानता आ रहा है कास्ट के कारण, जाति सबसे बड़ी है। सबसे ज़्यादा। अच्छा, चूंकि इस किताब में तो बहुत बड़े बड़े आंकड़े भी हैं, मैंने कुछ पढ़े भी हैं, और लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन जो मोटा मोटी तुलना है, भारत बनाम श्रीलंका, भारत बनाम पाकिस्तान, भारत बनाम बांग्लादेश और भारत बनाम नेपाल, इसको अगर मोटे मोटे तौर पे अगर आप समराइज कर सके कि हम किस अनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो बेहतर है, ज़रूर, ये अगर आप समराइज कर सकें ताकि इस किताब में लोगों की दिलचस्पी और ज़्यादा जगे और वो पढ़ के देखें कि सिर्फ जो दावे किए जाते हैं बात सिर्फ उतनी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट पर, और ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉड एरिया है जहां हम देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मैंने देखा है कुपोषण और शौचालय या सैनिटेशन। लेकिन अगर हम देखें जहाँ ये पड़ोसी देश आगे जा रहे हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी हैं, जैसे कि फर्टिलिटी रेट्स, women's life expectancy, mortality, education, health care, sanitation, तो बहुत सारे अगर हम बड़े आंकड़े भी देखें आगे है। मैं एक उदाहरण दे देती हूँ, जैसे कि श्रीलंका में महिलाएं 10 साल ज़्यादा जीवित रहती है इंडियन महिलाओं से, बांग्लादेश में अभी 5 साल ज़्यादा है, नेपाल में 1 साल ज़्यादा। तो ये क्यों हो रहा है? उसके अलावा वहाँ बच्चे भी स्कूल में रहते हैं ज़्यादा समय से। 10 स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पहले ही नेपाल और बांग्लादेश में 90% घर में शौचालय था, और मैं वहाँ ही इस्तेमाल कर रही थी उनके घरों में। और ऐसे बहुत सारे फर्टिलिटी रेट, जो बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है लेकिन वहाँ फर्टिलिटी रेट कम हुआ है और सन प्रेफरेंस भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो बहुत सारे वो जो सिंगल चाइल्ड है आर एक्चुअली फीमेल चिल्ड्रन। लेकिन हमारे यहाँ तो पितृसत्ता के ऊपर जाति लड़का नहीं हुआ प्रथा, तो मुक्ति ही नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा यहाँ पे तो। और जैसे कि स्लोगन्स पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, क्या है, हम दो हमारे दो। हाँ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, लेकिन हम क्या देख रहे हैं इंडिया में कि जो पढ़े लिखे घर में बेटियां हैं वही तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हो रहा है उन्हीं घर में, जहाँ एंड हु आर ऑल्सो प्रॉस्परस एंड कैन गो एंड अफोर्ड अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। हाँ, तो इट इज़ नॉट दैट ओनली एजुकेशन इज़ इनफ, एजुकेशन बट ऑल्सो एनलाइटनमेंट और अवेयरनेस। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी, जब मैंने आंकड़े देखे कि साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में जहाँ ये प्रथा था ही नहीं कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, वहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है, हालांकि पंजाब और हरियाणा के अलावा। तो ये अभी पूरे देश में फैल रहा है। तो इट इज़ इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन अलोन इज़ नॉट प्रूविंग टू बी इनफ। क्योंकि जिसके पास पैसे होगा वही अल्ट्रासाउंड कराएगा, कोई 5,000 7,000 खर्च करेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि वो लड़का है कि लड़की है। एग्जैक्टली। और आपको ये सब नहीं दिखता है नेपाल में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में? नहीं, और मैं कारण बता सकती हूँ। बांग्लादेश में एक्चुअली इट्स अ मुस्लिम कंट्री, लार्जली मेजॉरिटी, एंड इस्लाम में तो हराम है टू किल अ चाइल्ड, सो दैट वाज वन रीज़न। और ये मैंने एक्चुअली दूसरा रिसर्च में बहुत डिटेल में लिखा है। नेपाल में अगेन मैंने वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी ही अलाउड नहीं है, तो वहाँ कम है। श्रीलंका में इट्स लार्जली अ बुद्धिस्ट कंट्री, एंड ऐसा नहीं कि जो रिलीजन्स इंडिया में भी है, ऐसा नहीं वो रिलीजन कह रहा है कि आप नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई रिलीजन ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन धर्म के रिलीजन लोग तो को कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की Exactly. पूजा होती है लेकिन यहाँ नहीं होती। एग्जैक्टली। तो रिलीजन का इतना डिस्टॉर्शन हो रहा है, और उसके अलावा व्हेन वी आर मूविंग इनटू अ सोसाइटी व्हिच इज पूंजीवादियों की तरह ना, मतलब यू गिव इम्पोर्टेंस टू मटेरियल वेल्थ, तो वो वेल्थ मेल लाइन में ही जाना है, फादर से सन फादर तक। से सन के जाएगा। तो with greater prosperity, with greater education, there is increase in patriarchy. So this graded inequality that Baba Sahib Ambedkar said, in different ways you can cut this inequality, and it is one inequality is worsening the other inequality. And I think as a country we need to wake up to this, rather than जहाँ हमारा ध्यान भटका जाता है पॉलिटिकल पार्टी से, इंस्टेड अगर हम ज़मीनी हकीकत को सुधार ले वो बेहतर होगा। और बहुत तरकीबें हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े तरकीबें करने के लिए, जो मैंने सीखा है इन देशों से। तो हमने ये तो बात कर ली कि दिक्कत कहाँ पे है। चूँकि आप 4 देश घूम के आई हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार या हमारे नीति नियंता जो हैं
जो हमारे ऊपर योजनाओं को थोपते हैं या कहते हैं कि हम आपके लिए बेहतरी कर रहे हैं, वो भी इन देशों में जाते हैं, वो भी घूमते हैं, सरकारी खर्चे पर रहते हैं, महीनों महीनों रिसर्च करते हैं, वापस आते हैं और हमारे लिए एक नई योजना किसी नए नाम से लॉन्च कर देते हैं या कोई पुरानी योजना को रीनेम करके कहते हैं ये लो अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कैसे बेहतर होगा ये? कैसे बेहतर हो रहा है और छोटे छोटे देशों में अगर छोटे स्केल पे ही किया जाए, ग्राउंड लेवल से किया जाए? क्योंकि आप खुद ही कह रही हैं कि पढ़ाई इकलौता समाधान तो नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि पढ़ाई से तो नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा फिर? सरकारी नीतियों से भी नहीं हो पा रहा है। सरकार भी तो बहुत सारी चीज़ें कह रही है, सरकार भी कह रही है कि बस बेटी पढ़ाओ, फिर भी बेटियां नहीं पढ़ पा रही हैं, बढ़ ही नहीं पा रही है, पैदा नहीं हो पा रही हैं, तो पढ़ेंगी कहाँ से? कैसे फिर होगा ये? लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत पढ़ाइए, प्लीज जरूर पढ़ाइए। हाँ, पहले हो तो एग्जैक्टली पहले आप इस कानून को तो खत्म, कानून तो बन गया है ना कि भाई भ्रूण हत्या पाप है। आप उसको धार्मिक लिहाज से भी कहा जा रहा है कि भ्रूण हत्या पाप है, कानूनी लिहाज से भी कहा जा रहा है कि लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है, फिर भी हो रहा है। तो द डिज़ाइन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी थोड़ा बदली हो सकता है। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बांग्लादेश में देयर इज़ अ फीमेल सेकेंडरी स्टाइपेंड प्रोग्राम। तो अगर women teenage girls finish their secondary education तो फिर उनको स्टाइपेंड मिलता है। अगर वो अपने मैरिज को डिले कर देते हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है। तो इस तरह से कंडीशनल अच्छे डिज़ाइन वाले पॉलिसी, आप सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मत बोलिए, उसके अलावा इंटरेस्टिंग वेज में आप करिए। मैं एक और उदाहरण दे देती हूँ। आजकल सारे सर्वेज हमें कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। In fact, half the children in northern India are not able to read their textbooks. हाँ, अभी हो सकता है कि उसका कारण हो, जो मैंने बिहार में देखा, अगर हम कोई प्राइवेट स्कूल जाए शहर में तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे आजकल चश्मा पहनते हैं, लेकिन गांव के बच्चों चश्मा नहीं पहनते। हो सकता है उसके कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने देखा बांग्लादेश ने सीखा है जापानीज स्कूल से, तो उनका एक छोटा प्रोग्राम होता है लिटिल डॉक्टर्स, और अगर मैं 10 फीट की दूरी में ये रख दूँ तो हर साल बच्चे खुद पे खुद ये अपने दूसरे बच्चों का चेक करते हैं क्लास में कि वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं 10 फीट की दूरी से। हाँ, और अगर वो नहीं पढ़ पा रहे वो इमीडिएटली उनको बोल देते चलो आप 4 बच्चे डॉक्टर चले जाओ। जैसे कि मेरा चश्मा 10वीं साल में हो गया, तो हर साल चेक करना पड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्यों ना हम भी ऐसे दूसरे देशों से सीखें। उन्होंने सीखा है जापानीज़ क्लासरूम से, हम बांग्लादेशी क्लासरूम से सीख लेते हैं। अगर हर हिंदी पूरे देश में अगर हर स्कूल में ऐसा चेकिंग हो जाए, इसमें ज़्यादा पैसा ही नहीं लगता। कोई पैसा नहीं लगना है, वो तो अवेयर करना है। एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़, जैसे कि बिहार में टेक्स्ट बुक्स जो है 6 महीने लेट आते हैं बहुत बार। हर जगह आते हैं, यूपी में भी। हाँ, बांग्लादेश ने क्या किया है, उन्होंने छोटी चीज़ कहा है, उनका फर्स्ट डे ऑफ एकेडमिक ईयर इज़ 1 जनवरी। तो सारे टीचर्स को बताया है 1 जनवरी आप हमें फ़ोटोज़ भेज दीजिए बच्चों को टेक्स्ट बुक देने। तो इमीडिएटली द होल सिस्टम फिर ठीक हो जाता है पीछे पीछे करके, और टेक्स्ट बुक टाइम पे आ जाते हैं। अगर बच्चा एब्सेंट हो स्कूल में, अभी तो हम देख रहे हैं इंडियन स्कूल्स में कि टीचर ही नहीं आते। आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था कि वो बायोमेट्रिक है तो 24 या 25 टीचर ही गायब है, वो मिल ही नहीं रहे हैं, वो कहाँ एग्जैक्टली। और टेक्नोलॉजी से ये आंसर नहीं आने वाला। बांग्लादेश में बहुत सिंपल सा है, आपको एक एब्सेंटिज्म फॉर्म लिखना है स्कूल के बच्चे के घर में जाके भर के कि बच्चा क्यों नहीं आया स्कूल आज, और आपको ऊपर देना है फॉर्म कागज़ में। हम ये छोटी चीज़ कर सकते हैं। इससे नॉर्मली क्या होता है, टीचर का कास्ट अलग होता है बच्चों के कास्ट के, इसीलिए वो बच्चों नीचे की तरह देखते हैं उनके। इनफैक्ट टीचर्स, मैंने किताब में लिखा है, चेयर पर बैठते हैं बच्चे, नीचे ज़मीन पे बैठते हैं। तो ये अगर हमारी पॉलिसीज़ जो है थोड़ी एनलाइटेंड है, थोड़ी इंटेलिजेंट है, तो हम सुधार ले आ सकते हैं कम पैसों में, लेकिन इसके लिए मंशा सही होनी चाहिए, नीयत जिसकी बात हो रही है। एग्जैक्टली। और अगर एजुकेशन हैज़ बीन द मोनोपोली ऑफ द अपर कास्ट, तो फिर हम वो क्यों चाहेंगे मास लिटरेसी हो। इसीलिए इन गवर्नमेंट एंड इन द पॉलिटिकल क्लास देयर हैज़ टू बी अ चेंज। लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलते हैं, हम कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा आप करिए। मिलना ही चाहिए, बिल्कुल। हाँ, बिकॉज यू हैव टू चेंज द होल सिस्टम फॉर दैट। एंड हो सकता है अगर साउथ इंडिया ने किया है, नॉर्थ इंडिया कर सकता है।
इट इज़ नॉट अ होपलेस सिचुएशन, बट उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन, बट बेटर एजुकेशन. स्टूडेंट शुड बी एबल टू रीड देयर टेक्स्ट बुक्स. बेसिक व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखे, बट एटलीस्ट टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ पाए अच्छी तरह से. मिड डे मील ना मिले तो बच्चे स्कूल ना जाए, ऐसी भी हालत है. एग्जैक्टली. और मिड डे मील इतना इंटेलिजेंट प्रोग्राम है बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गिविंग यू फूड सो दैट यू कैन रीड एंड डू क्लास एक्टिविटीज़, बट ऑल्सो हमारे देश में different castes are not supposed to eat together. But in a school, when the children start eating together from a very young age, then children from different castes start hanging out together, becoming friends with each other. So it is not just food, it is so many other things. और अभी तो हम कह रहे हैं कि प्लीज़ बच्चों को अंडा भी आप दे दीजिए ताकि बच्चे अच्छा प्रोटीन मिले उन्हें. Exactly. फॉरेन कंट्रीज में भी है क्या ये, जिन हम देशों की बात करें, बांग्लादेश, नेपाल, क्या इनमें भी ये इस तरीके का खाना दिया जाता है? नहीं, वो नहीं होता. फिर भी वो जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल? हाँ, एक तो बांग्लादेश में बंगाली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि ऑफ एजुकेशन बीइंग एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल इशू. उसके अलावा मैंने देखा कि वहाँ के टीचर्स भी बहुत कमिटेड है. यहाँ क्या हुआ है कि हमने टीचर्स का सैलरीज़ तो बहुत इंक्रीज़ किया है, अलग अलग पे कमीशंस है, लेकिन कमिटमेंट थोड़ा कम हुआ है. ये मैं पूछने वाला भी था आपसे कि यहाँ पे चूँकि टीचर के पास क्या है कि टीचर को जनगणना करनी है, टीचर को जानवरों की गिनती करनी है, टीचर को पोलियो का टीका भी लगवाना है, तमाम वो काम टीचर को करने हैं जो एक टीचर को नहीं करने चाहिए थे, और इन सारे कामों से उन्हें थोड़ा सा वक्त मिलता है तो वो पढ़ाते हैं. एग्जैक्टली. क्या बांग्लादेश, नेपाल में भी टीचर का काम ये है कि कोई मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो गायों को हटा दो वहाँ से, रस्सी लेकर के जाना है उन्हें, सड़क साफ करवानी है, बच्चे खड़े होकर के उनके लिए नारेबाजी करें, कुछ इस तरीके का होता है क्या वहाँ भी? तो मैंने इतना ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं देखा, और मैंने देखा कि वहाँ टीचर ट्रेनिंग, लाइक देयर इज अ सेपरेट टीचिंग कार्डर एंड टीचर ट्रेनिंग इज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, ऑलमोस्ट 1 to 2 years. और दूसरा, टीचर ट्रांसफ़र उतना नहीं होता वहाँ, तो टीचर एक ही जगह में, और टीचर का जो रिस्पेक्ट है उस गांव में वो बहुत बड़ा है. तो हो सकता है टीचर, वहाँ के टीचर्स को सैलरी उतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जो रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स जो पुराने ज़माने में होता था वो अभी भी कायम है. और अगर योर इंसेंटिव सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन वेदर योर चाइल्ड कैन लर्न, योर स्टूडेंट्स, एज अपोज टू वेदर आपके, हमारा पूरा फोकस है कि आंकड़े सही होने चाहिए. हाँ, आंकड़े दिखाने के लिए अच्छा हो. तो ये मंशा चेंज होनी चाहिए. चलिए, तो चूँकि किताब अनइक्वलिटी पे है, किताब असमानता की बात करती है, किताब बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे उठाती है जिन्हें हम और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस तो करते हैं, लेकिन उस पर कभी खुल के हम बात नहीं करते हैं. तो खुल के बात करिए, खुल के देखिए, खुल के समझिए कि जिस असमानता की बात बार बार हमारे यहाँ की जा रही है वो वाकई कितनी ज़्यादा है, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो हमसे पैसे के मामले में, आर्थिक समृद्धि के मामले में कोसों पीछे हैं, दूर दूर तक वो हमारे पास नहीं आ पाते हैं, वो भी हमसे तमाम उन मुद्दों पर कितना बेहतर कर पा रहे हैं जिनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं. तो किताब पढ़िए, अनइक्वल है, सुनीता नारायण जी ने लिखा है, जिनसे हम अभी लंबी बातचीत कर रहे थे. वेस्टर्न प्रकाशन ने इसको छापा है. थोड़ी महंगी किताब है, मैं तो ये कहूँगा कि 799 रुपये, 800 रुपये करीब किताब है, लेकिन इस किताब को पढ़ करके कम से कम आप देश के उन ज्वलंत मुद्दों को गंभीरता से समझ सकते हैं जो मुद्दे सरकार के लिए कभी रहते ही नहीं हैं. शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट.